to आयोडीन टेस्ट कितने हुए? no, you have to open your Godkar book and just check uh, have you done that fallen rules method? लिखा है आपने? No मैम. I've already sent that in group as well. नहीं लिखा? मैम उधर मैं लीव ते सी मिस हो गया सी. चलो I'll see which I don't remember the page number. Exactly page numbers मुझे नहीं याद. So you can just see from the index of your it is I think 330 page number. इसमें दिखता है 330 page number of your Godkar book. That is the experiment number 11.2. मिला? Have you got 330 or somewhere else? It might be somewhere else in your recent जो edition है या publication का, उसमें just see whether this 330 page number includes this determination of serum albumin or not. Yes मैम मिल गया. Okay, so others. Yes, ma'am. Okay, you can see that we have already done our protein determination और protein unit हमने कर लिया है, ठीक है. तो albumin is basically a protein, ठीक है. इसका proteinaceous nature है and इसकी determination करने के लिए just wait. Yes. So serum albumin test basically looks at the level of albumin in a person's blood. So if the results indicate an abnormal amount of मतलब albumin की अगर कोई amount कम है, ज्यादा है, कुछ abnormality है, जब हम albumin का diagnostic test लगाते हैं, then it may suggest that there is some problem with the liver or kidneys, or it can also indicate that that patient is not taking proper proteinaceous diet जिसमें albumin होना चाहिए. So उसकी nutrient deficiency भी पता लगाई जा सकती है, या फिर ये पता लग सकता है कि उसकी बॉडी में एल्बुमिन की या जो भी प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर्ली चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है. सो एल्बुमिन इज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन विच इज फाउंड इन द ब्लड एंड जो लीवर है ये रिलीज करता है एल्बुमिन को एज अ पार्ट ऑफ इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग. ये भी रिलीज करता रहता है, जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस बॉडी में भी होती है, न्यूट्रिशन बाय न्यूट्रिशियस डाइट भी हम बाहर से लेते हैं. तो इन दोनों की बैलेंस जो है बॉडी में वो होना बहुत इम्पोर्टेंट है. देन एल्बुमिन, व्हाट डज एल्बुमिन डू इन आवर बॉडी? बेसिकली इट मेंटेन्स द फ्लूइड बैलेंस, जो कि अगर एल्बुमिन की कंसंट्रेशन प्रॉपर है तो उसका फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना में उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर तो प्रोटीन है तो ही वाटर, मतलब अगर कोई कंसंट्रेटेड सल्यूट बॉडी में है या ब्लड में है, तभी एक कंसंट्रेटेड कोई भी सल्यूट होने की वजह से बॉडी अपने अंदर फ्लूइड को या वाटर को रिटेन करके रखेगी कि मैं इस साइड, जैसे हम बोल सकते हैं कि सल्यूट बोलेगा कि मैं इस साइड हूँ तो पानी इसी साइड आ जा, सो दैट मैं ऑलरेडी ड्राई ना रहूं एंड वो जो वाटर है वो बाहर एक्सक्रीट होने की बजाय वो बॉडी में रिटेन हो जाएगा एंड इट विल हेल्प इन व्हाट द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड.
अगर पानी बाहर निकली जा रहा है तो एल्बुमिन ज्यादा हो जाएगा बॉडी में, एंड कंसंट्रेशन एल्बुमिन की ज्यादा हो जाएगी और फ्लूइड की कम हो जाएगी. सो इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द लीवर एंड किडनीज की फंक्शनिंग के लिए चेक करते हैं. तो किडनीज का काम होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना. ऐसे ही अगर एल्बुमिन ज्यादा है तो भी बाहर निकल जाएगा, अगर कम है तो पानी और एल्बुमिन की बैलेंस मेंटेन रहने के लिए वो किडनी प्रॉपर वर्क करेगी. अगर किडनी नहीं वर्क कर रही तो मतलब कि एल्बुमिन का कम ज्यादा हो सकता है कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर. तो व्हाट अदर थिंग्स इट डू, albumin basically helps in preventing the blood vessels from leaking too much. कि ब्लड वेसल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखती है. एल्बुमिन ऑल्सो हैज अ रोल इन रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज. जो भी खराब हो जाते हैं टिश्यूज, कोई भी इंजरी होगी उसको हेल्प करते हैं रिपेयर करने में. एंड ऑल्सो दे हेल्प द बॉडी टू ग्रो while transporting vital hormones and nutrients around. ठीक है, ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है. So it is very important for our body. That's why we have to test it by various diagnostic tests. और इसमें एल्बुमिन की डिटेक्शन के लिए we have a method that is bromocresol green. आप देख सकते हो अपने बुक्स में, इसमें है कि it is a BCG method. So here albumin basically binds, which is present in the serum, it binds with this bromocresol green dye, and at what pH? At pH 4.5, and it forms a green colored complex. जो भी green color बनेगा वो हम 640 नैनोमीटर पे कलरीमीटर के थ्रू देख सकते हैं. Then its normal range is written. It is varying in between this 3.3 to 4.8 grams per deciliter. And what are its requirements? ये तो होती हैं कि पेपर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड ईशांत, आपने तो ये किया है, मैंने पहले भी करवाया था आपको. आई थिंक यू वर द ओनली वन इन दैट क्लास. तो एल्बुमिन रिएजेंट हमने बनाना है बेसिकली. समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव द किट्स विद अस. जो भी किट्स कमर्शियली अवेलेबल हैं वो हमारे पास होती हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री है या किट्स बनाते भी हैं वो कैसे करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट रेडी टू यूज एल्बुमिन रिएजेंट बनाते हैं. वो कैसे बनाते हैं, ये वाली सारी केमिकल्स को मिक्स करते हैं इन दिस प्रोपोर्शन, एंड उसको मिक्स करने के बाद उसकी फाइनल पीएच 4.5 सेट करते हैं. बिकॉज हमने अभी देखा था कि पीछे जो एल्बुमिन का हमने अभी देखा था पीछे प्रिंसिपल में कि ये ब्रोमोक्रिस्टॉल ग्रीन के साथ स्पेसिफिकली तभी बाइंड करती है जब ये 4.1 पीएच होती है. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के बाद जो प्रेपरेशन ऑफ रिएजेंट्स हैं इसमें ऑलरेडी एक रिएजेंट की पीएच 4.1 है. So final volume is made up to this, and they are packed in the kits and it is available to the diagnostic labs. Then albumin standard is needed. अब किसके साथ कंपेयर करना है वो भी होना चाहिए. वो कैसे बनाते हैं वो भी दिया हुआ है. तो bovine albumin is the काउ के सीरम में एल्बुमिन होता है. that is very much nutritious. Bovine serum albumin, it is very much used in the tissue culture purpose. So cells को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो यूज करते हैं. देन इज द सैंपल ब्लैंक रिएजेंट. अब वो देखिए लिखा हुआ इतने ग्राम ये लिया ये लिया और उसको ऐसे ऐसे बना दिया. देन इट्स मेथड इज गिवन. यू कैन सी द स्टेबिलिटी ऑफ रिएजेंट. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लिखना, आपको इसके बाद बस प्रोसीजर ही लिखना है. तो प्रोसीजर है एल्बुमिन रिएजेंट लिया, देन टेस्ट में लेना है, स्टैंडर्ड में लेना है एंड ब्लैंक में लेना है. लेकिन जो टेस्ट है उसमें हमने सीरम जो है वो डालना है 0.05 ml टेस्ट में. पेशेंट्स का जो भी सैंपल होएगा स्पेसिमेन, एंड इन द स्टैंडर्ड यू ऐड द एल्बुमिन स्टैंडर्ड, and in the blank you don't add standard as well as the serum sample, we only add distilled water. ओके, उसके बाद उसका प्रोसीजर ये है कि उसको मिक्स कर लो, उसको रूम टेम्परेचर पे रखो, 10 मिनट के लिए रखो. ये करके उसकी फाइनली 640 नैनोमीटर पे उसकी रीडिंग ले लो. एंड आफ्टर दैट यू डू द कैलकुलेशन ओडी ऑफ टेस्ट ओवर ओडी ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन बाय डाइल्यूशन फैक्टर.
तो उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये था आपका एल्बुमिन का। इसके बाद है सीरम क्रिएटिनिन। यू आई डोंट नो व्हिच पेज नंबर इज दैट, आई थिंक 350 or 351. Just open it and you can see. Have you got? थ्री फाइव वन और 350 के आसपास। यस मैम। ओके, तो सीरम क्रिएटिनिन का मेथड है थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। क्रिएटिनिन का तो आपको पता ही है, ये भी वही है, किडनी के टेस्ट हैं। तो अगर किडनी प्रॉपर नहीं वर्क करी, रीनल फेलियर हो गया, तो सीरम क्रिएटिनिन बहुत इंक्रीज हुआ होगा। दैट्स व्हाई it occurred because of the creatinine increase in that creatinine concentration. ये भी हमने प्रोटीन में ही पढ़ा है, क्रिएटिनिन का होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म में पढ़ा होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसी ही चीजें क्रिएटिनिन भी होती हैं। तो उसके बाद इट इज वर्चुअली डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब ये प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है कि कोई भी रीनल डिजीज है तो सीरम क्रिएटिनिन की वैल्यू जो है, कंसंट्रेशन है, वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज किडनी क्रिएटिनिन को फिल्टर आउट करके एक्सक्रीट नहीं कर पा रही। देन इसकी अदर कंडीशंस भी हैं कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है, या समटाइम्स ड्यू टू दी obstruction in the urinary tract because of some stones or anything, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है क्रिएटिनिन की वैल्यू इंक्रीज। So it can be done diagnosed by this method, that is alkaline Pickering method. And here Jeff's reaction is the reaction which is occurring between the reagent and the creatinine. इसका टेस्ट का प्रिंसिपल है कि creatinine basically reacts with picric acid. Picric acid तो बहुत बार सुना हमने। So that is done in the alkaline medium. अब जो पीछे वाला मेथड था उसमें हम 4.1 pH सेट करते हैं, लेकिन वो है एसिडिक pH, वो HCl के साथ सेट करेंगे। लेकिन क्रिएटिनिन जो है वो रिएक्ट करेगा पिक्रिक एसिड के साथ इन दी अल्कलाइन मीडियम टू फॉर्म व्हाट, अ रेडिश येलो कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट में लिखा हुआ है इसकी इंटेंसिटी है, और जो भी अगर बहुत ज्यादा रेडिश कलर हुआ है तो मतलब के क्रिएटिनिन की वैल्यू ज्यादा होएगी, अगर कम है देन इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू कम होएगी। सो इट इज डन एट दिस वेवलेंथ, दैट इज 520 नैनोमीटर, और इसका स्पेसिमेन हम सीरम लेते हैं या प्लाज्मा, एंड इट्स नॉर्मल रेंज इज दिस। एंड फाइनली द रिक्वायरमेंट्स में हमने लिखा है कि यही सारी सबके में यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, फोटोमीटर, कलरीमीटर, एक्सेट्रा। एंड फाइनली द प्रेपरेशन ऑफ रिएजेंट, पिक्रिक एसिड रिएजेंट कैसे बनाना है। आपको तो कई बार किट्स में तो बना बनाया होता है, लेकिन इफ यू हैव टू मेक इट योरसेल्फ, देन कैसे करते हैं, इतने ग्राम ये लेंगे, पिक्रिक एसिड लेंगे, मतलब उसका 0.04 मोलर बनाना है, और वो मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमें कितने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पिक्रिक एसिड लेना पड़ेगा और कितने ml में डिसॉल्व करना पड़ेगा, so as to make its concentration of 0.04 mole. Then after that we make sodium hydroxide. अब अल्कलाइन कंडीशंस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा, ठीक है, that is NaOH. Then वर्किंग क्रिएटिनिन स्टैंडर्ड जो है वो होने चाहिए 1 mg पर DL, 5 mg। स्टैंडर्ड का है कि यहाँ पे कई स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, 1 वाला भी है, 5 वाला भी है, 10 वाला भी है। So these standards, how are they prepared, it is written, and after that it's procedure. No worries to see the stability of the reagent, just see the procedure only. तो प्रोसीजर इसमें थोड़ा सा टू स्टेप प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, हमने टेस्ट और स्टैंडर्ड में पहले क्या करना है, एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लेनी है, उसके बीच में टेस्ट और स्टैंडर्ड का सोल्यूशन प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। वी ऐड डिस्टिल्ड वाटर 3 ml एंड इन द स्टैंडर्ड वी ऐड 4 ml, लेकिन सीरम सैंपल पेशेंट का टेस्ट में डाल दिया 1 ml, एंड आफ्टर दैट स्टैंडर्ड जो है वो इसमें डाल दिया, एंड फाइनली
you add सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम पेरोक्साइड, ये इनका प्रोसीजर ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ऐसा करके उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेना है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर वाला सुपरनेटेंट होएगा, उस सुपरनेटेंट का इन दोनों टेस्ट ट्यूब का, जो टेस्ट और स्टैंडर्ड के सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का जो सुपरनेटेंट है, उसको लेके 3 ml लेना, नहीं उसका 2 ml लेना है फिल्ट्रेट टेस्ट में, 2 ml फिल्ट्रेट लेना है स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में, और उनमें इन टू जस्ट कंप्लीट वॉल्यूम टू 5 ml हम 3-3 ml उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल देंगे, ठीक है। एंड इन द ब्लैंक यू ऑलवेज ऐड कंप्लीट 5 ml, जितना भी टोटल वॉल्यूम है उतना उसमें डिस्टिल्ड वाटर एज इट इज डाल दिया। आफ्टर दैट the alkaline picrate reagent is added to all the test tubes, and finally we mix and heat that at the room temperature for 20 minutes 20 minutes के लिए रखे, so that वो रिएक्ट कर जाए आपस में, और फिर उसके बाद उसको स्टैंडर्ड और टेस्ट को ब्लैंक के साथ उसको ब्लैंक के साथ सल्टीमीटर को सेट करने के बाद टेस्ट और स्टैंडर्ड की वैल्यूज ले लेनी है, एंड फाइनली यू डू द कैलकुलेशन पार्ट, that is OD of test over OD of standard into 1. So here the dilution factor is 1. So this figure you can make on the white side of your practical file, जो इसके आगे सीरम क्रिएटिनिन डिटर्मिनेशन की पिक्चर दी हुई है कि ये टेस्ट ट्यूब, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब बताई हुई है टेस्ट की और स्टैंडर्ड की, उसके बाद इसका ये फिल्ट्रेट सोल्यूशन बताया हुआ है, दिस वन, दिस इज द फिल्ट्रेट। आपको दिख रहा है, पता चल रहा है? annotated this thing, this is the centrifuge tube, और यहाँ पे ये जो है ये इसका फिल्ट्रेट है, और ये फिल्ट्रेट को हम ले लेते हैं बाद में इन दी दिस टेस्ट में डाल देते हैं, टेस्ट ट्यूब का जो टेस्ट वाला जिसको मार्क किया उसमें डालते हैं। देन ये है स्टैंडर्ड की, और स्टैंडर्ड में ऑलरेडी वही जो हमने स्टैंडर्ड लिया था वो डालना है, बट उसका सिर्फ 2 ml डालना है। एंड आफ्टर दैट देयर इज वन ब्लैंक में 5 ml डिस्टिल वाटर डाल दिया, और बाकी ये टेस्ट और स्टैंडर्ड में दोनों में कंप्लीट करने के लिए 3 ml डिस्टिल वाटर डाल दिया। एंड आफ्टर दैट वी ऐड 1 ml ऑफ पिक्रिक एसिड ऑन द टेस्ट ट्यूब। तो ये सारा काम करने के बाद इसकी ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने रूम टेम्परेचर पे और रख दिया, 20 मिनट्स के बाद हमने रीडिंग ली, उसके बाद हमने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. So I think there was one more जो मैंने आज सेंड किया है कोलेस्ट्रॉल का, that is also yeah, I'll tell that also. हरदीप बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया। हाँ वो मैम आपने लिंक लेट भेजा तो मैम लेट कहाँ भेजा, बाकी सब तो कब के ज्वाइन किए हुए हैं, आपने इतनी लेट ज्वाइन किया। 2 एक्सपेरिमेंट्स तो मैंने वैसे ही बोल दिए, अभी थर्ड स्टार्ट करने लगी हूँ कॉलेज फोन देखा नहीं मैंने। अच्छा ये भी नहीं देखा कि आपका रिजल्ट आ गया? नहीं मैम रिजल्ट तो देख लेते मैम, फिर मैं फोन रूम में अभी तो मैंने अच्छा ठीक है, तभी तो मैंने सेंड कर दिया था साथ के साथ। हाँ चलो ये था गॉडकर बुक में योर 16th नंबर एक्सपेरिमेंट, दैट इज सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल की डिटर्मिनेशन। अब हमने जैसे कोलेस्ट्रॉल पढ़ लिया है, लाइक लिपिड पोर्शन वी हैव ऑलरेडी डन एंड वी नो दैट इसको कैरी कौन करता है, HDL जो है वो इसको कैरी आउट करता है फ्रॉम द बॉडी, रिमूव करने का काम करता है, और जो
VLDL है, वो कोलेस्ट्रॉल को सेल्स में डिलीवर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी लिपिड की मेटाबॉलिज्म में पढ़ लिया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एवरीथिंग. So we will know the determination of the total cholesterol. In your higher classes it will come in this way कि HDL की डिटर्मिनेशन करनी है, LDL की, VLDL की, ट्राइग्लिसराइड की, सबकी अलग अलग आएगी. लेकिन अभी फॉर योर इंट्रोडक्शन पार्ट यू हैव ओनली द डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल. किसी भी लैब के पास जाएंगे, अब आप तो पढ़ ही रहे हो, आपके पास पेशेंट्स आएंगे तो वो बोलेंगे हमारी लिपिड प्रोफाइल कर दो जी टेस्ट. तो लिपिड प्रोफाइल में ये नहीं कि अकेला कोलेस्ट्रॉल करके आप बता दोगे, उसका टोटल कोलेस्ट्रॉल एक अलग चीज है कि टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल कितना है. देन वी विल डिवाइड दैट इनटू वेरियस टाइप्स कि उसका HDL कितना है, VLDL कितना है, LDL कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है. ठीक है, और ये सारा का सारा फास्टिंग में किया जाता है, क्योंकि अगर फास्टिंग में करेंगे तो करेक्ट वैल्यू पता लगती है, और अगर आफ्टर फूड करेंगे तो फूड ऑलरेडी खाया होएगा और बॉडी में ट्राइग्लिसराइड या कोई भी जो भी लिपोप्रोटीन्स आपके लिपिड्स को कैरी कर रहे हैं वो आपकी बॉडी के जो ब्लड है उसमें ज्यादा आएंगे. क्यों? क्योंकि आपने खाना अभी खाया होएगा और खाना खाने के बाद आप अगर टेस्ट कराने जाओ तो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये वो सब ज्यादा आएगा, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म, सेल्स का मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा है. वो डाइजेशन करने के बाद एब्जॉर्प्शन करके जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं आपके बॉडी में, ब्लड में, बॉडी में या इंटेस्टाइन में, उसको काइलोमाइक्रोन्स के थ्रू एंड आफ्टर दैट LDL, VLDL, इंटरमीडिएट एंड फाइनली HDL, इन सब के साथ वो ट्रांसपोर्ट करेंगे और वो आपकी बॉडी में जब डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाएंगे खाने के बाद तो वो दिखेंगे. अगर फास्टिंग में करेंगे तो ये है कि जो आपकी नॉर्मल बॉडी का मेटाबॉलिज्म दैट विल बी क्लियर फ्रॉम द फास्टिंग cholesterol levels. So the clinical significance of the cholesterol is that the elevated levels of the serum cholesterol are basically associated with the atherosclerosis, nephrosis, diabetes और jaundice और myxedema. इनकी वजह से जो serum cholesterol है total that is more, और the decreased level इनका क्यों होएगा? अगर माल एब्जॉर्प्शन हो रही है. माल एब्जॉर्प्शन मतलब कि बॉडी को एब्जॉर्ब होने के लिए प्रॉपर वर्क नहीं कर रही बॉडी, जितना भी कोलेस्ट्रॉल है बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो कोलेस्ट्रॉल वैसे ही बाहर निकल रहा है इन द स्टूल सैंपल, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन दी प्लाज्मा और सीरम ऑफ योर ब्लड. ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो दैट इज दी माल एब्जॉर्प्शन. Then its method is colorimetric method again, and sample is taken, the serum sample that is in fasting, and then its principle is कि cholesterol जो है वो react करता है with your एक chemical है that is acetic anhydride. उसके साथ react करके in what way, how, in the presence of glacial acetic acid, इसकी प्रेजेंस में एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीन चीजों के साथ रिएक्ट करता है. एसिटिक एनहाइड्राइड इज द मेन कंपोनेंट, और इन द प्रेजेंस ऑफ दीज टू, acetic acid and sulfuric acid, it will form a green colored complex and it can be easily measured in the colorimeter at 575 nanometers. तो इसकी requirements हैं which are just normal as other tests. इसमें reagents की preparation बताई हुई है. So we take almost 1 and 2 cholesterol reagents. उसमें 1 reagent जो है वो ऐसे ऐसे बनाना है. ये आपको ऑलरेडी मिलते हैं किट्स में, बट बनाते कैसे हैं वो लिखा हुआ है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसको इतने ml में गैशियल एसिटिक में डिवॉल्व कर देना है, इसको 300 ml में, और इसके साथ 300 ml एसिटिक एनहाइड्राइड डाल देना है, फिर एक एम्बर कलर्ड बॉटल में उसको स्टोर कर देना है. सेकेंड रिएजेंट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड and the standard is already 200 mg
पर DL का सैंपल है, उसमें क्या करना है, 200 mg लेना है कोलेस्ट्रॉल पाउडर का, जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, एंड इट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml of glacial lactic acid. So then through this the reagents are prepared, and after that there is some precaution written. जैसे हम एंड में लिखते नहीं है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है एक्सपेरिमेंट में, तो उसमें होता है कि ये करोसिव होते हैं, दैट्स वाई उसको पिपेट के साथ, माउथ के साथ पिपेट नहीं करना चाहिए, एंड स्किन के साथ कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए, क्लोथिंग के साथ भी, एंड ऑलवेज यूज डिस्पेंसर्स और ब्यूरेट्स फॉर द रिएजेंट्स. प्रोसीजर एज फॉलोज. जैसे अभी किया था, कितने टेस्ट में कितने ml लेना है, स्टैंडर्ड लेना है, ब्लैंक लेना है, so you have to remember these while writing the experiment. कि कोलेस्ट्रॉल reagent 1 we have to take 2.5 ml in each test tube. ठीक है, हमने सब में डालना है, टेस्ट में भी, स्टैंडर्ड में भी, ब्लैंक में भी. ओके, दिस इज द टेबल नंबर 16.16. ठीक है, ये टेबल नंबर आप देखो. और उसके बाद सीरम है, वो डालना है सिर्फ टेस्ट में, और डालना है सिर्फ 0.1. फिर कोलेस्ट्रॉल स्टैंडर्ड है, वो सिर्फ डालना है स्टैंडर्ड में, और फिर है फोर्थ डिस्टिल्ड वाटर, वो डालना है सिर्फ ब्लैंक में. एंड आफ्टर दैट you will add cholesterol reagent 2 in all the test tubes. कोलेस्ट्रॉल रिएजेंट 2 में क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना. तो एसिटिक एनहाइड्रेट किस में था, इसमें. कोलेस्ट्रॉल रिएजेंट 1 में. तो सारे रिएजेंट पूरे हो गए. अब क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए वाटर बाथ में रख देना है 25 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट के लिए, और उसके बाद उसकी एब्जॉर्बेंस ले लेनी है. फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो mg/dl में कैलकुलेट कर लेना है, टेस्ट ओवर स्टैंडर्ड इनटू 200. इसकी डाइल्यूशन फैक्टर 200 है यहाँ पे, एंड फाइनली you will receive your answer. ठीक है, तो ये हो गए आपके 3 experiments. So you will complete all these experiments in your practical files along with the revision of the enzymes. ठीक है, ये आप सैटरडे संडे में ये आपने काम करना है. If you have any problem in the enzymes unit और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. Otherwise will start with the enzyme kinetics from Monday only. कल भी आपके पास टाइम है, आप क्लास में एंटर करो. अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो. अगर पुरानी यूनिट्स में भी कोई प्रॉब्लम है, इफ यू वांट के लिपिड का हमें ये टॉपिक समझ नहीं आया, या यू वांट मी टू रिपीट समथिंग, ठीक है, तो आप पहले सोच के रखो क्वेश्चन कि हमने ये पूछना है, हमें ये करना है, हमें ये नहीं समझ में आया, या ये पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो इन योर tomorrow's class. And from Monday onwards we will start the kinetics and inhibition. वही 2 टॉपिक्स पेंडिंग रह जाएंगे, वो नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है.